चीज बहुत जरूरी होती है, शिक्षा, दीक्षा और भिक्षा। लेकिन भिक्षा जो था ना वो सबसे बेस्ट था। मीनिंग पहले के कैसे राजा जाते थे घर घर पैसे मांगने, तो उनको पैसे की थोड़ी कमी थी, पर उससे ईगो फिनिश होता था। मैं आपको याद है जब उस समय थोड़ा मैं सेलेब जैसा था, तो किसने मुझे बोला कि मेरी बेटी का बर्थडे है तो आप आइए उसमें। तो मैं कहा मैं किसी के बर्थडे में या शादी में या कहीं जाता ही नहीं हूँ। फिर अचानक मैंने बोला रोक 25,000 रुपया देगा तो उन्हें दूंगा। तो मैं गया और जो सो कोई बर्थडे में वो जोर जोर से म्यूजिक बजा के छोटे छोटे बच्चे डांस कर रहे थे, और मैं 25,000 रुपये का चेक ले लिया मैंने अपने ट्रस्ट के नाम पे। तो मुझे इतना आई कुड नॉट स्टॉप लाफिंग ओनली कि यार ये क्या मैंने भी कौन किया है। मेरे नाम का यूज करके पैसे लिए दूसरों के लिए, बट इट वॉज अ कौन यार होटल्स। और वो एक न्यूज़पेपर था, तो फुल पेज आर्टिकल लिखा, मयंक गांधी बनले भिखारी। अरे नमस्कार नमस्कार। थांबा आता लग्न होतं ना तेव्हा फोटोग्राफरचा खूप इम्पॉर्टन्स आहे, तसं इथे पण आहे। चला नमस्कार, कसं आहे? अरे अरे वा वा, काय केलं? मेरा एक बचपन से ये रिग्रेट था कि गांधी जी के समय अगर मैं पैदा होता तो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ता। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। पहले से था कि बड़े कैनवास के ऊपर कैसे ड्रॉ किया जाए, देश को कैसे बदला जाए। इट वॉज काइंड ऑफ एन ऑब्सेशन फॉर मी। मैंने बचपन से बहुत गरीबी देखी। गरीबी में सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये नहीं था कि खाने को नहीं गए, कपड़े नहीं गए वगैरह, उसकी जो इनडिग्निटी थी ना, कि जैसे गरीब आदमी को जिस तरह से लोग ट्रीट करते हैं ना, तो वो इनडिग्निटी सहन नहीं होती थी। कहीं जाते थे लोग दरवाजा मुंह पे बंद करते थे, मैं भी सेल्समैन के जैसा बेचने जाता था। मैं मानता हूँ कि पॉवर्टी से बड़ा डिजीज इस वर्ल्ड में नहीं है। तो हमेशा ये लगता था कि लोगों की डिग्निटी कैसे वापस दी जाए। कभी भी ऐसा पॉलिटिक्स में मुझे इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन पॉलिटिक्स इन द नैरो सेंस, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स पे इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन देश का फ्यूचर इम्पैक्ट करने में मुझे बहुत इंटरेस्ट था। 2011 में केजरीवाल मेरे पास आए और कहा कि हमने इस प्रकार से कानून बनाया है करप्शन के विरुद्ध, तो आप क्यों नहीं इसको पब्लिक में ले जाते हो, वी मस्ट मेक इट इनटू अ मूवमेंट। तो मैं बहुत रिलक्टेंट था, क्योंकि उस समय मेरी जर्नी तो अंदर थी, तो और दुनिया से मेरे को कोई लेना देना नहीं। लेकिन केजरीवाल बीइंग केजरीवाल ने हॉल में जाके डिक्लेयर कर दिया कि मयंक कभी इस मूवमेंट को लीड करेगा वेस्टर्न इंडिया में। और पूरे देश के कार्यकर्ता ने गजब का काम किया। उसका क्रेडिट भले अरविंद ने ताज लेके अपने सर पे रख दिया कि मेरे चलते सब हुआ है, और हमने उस टाइम स्ट्रेटजी भी ये की थी कि एक लीडर को बना के, तो केजरीवाल 5 साल केजरीवाल जिंदाबाद, तो उसने ये बहुत सीरियसली ले लिया। मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो गया, क्योंकि ये तो मैं कोई पॉलिटिशियन हूं नहीं, मैं तो आया था एक मूवमेंट में देश को बदलने। और गांधी जी कहते थे कि द सोल ऑफ इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस। मुझे लगा गांव में जाते हैं जहां 65% इंडिया रहती है, और वहां के गरीब की जिंदगी अगर हम बदलते हैं तो ये देश बदल जाएगा। संध्याकाळी 7ला जाऊन केलं। सकाळून जी गेलं ती कुठं लपलं ती पताच नाही, तिकडंच रानात तिकाड्या वावरात बसलं जाऊन, सांच्या पारी येऊन जवळच्या गावकऱ्याला शेतात केलं। कर्ज बाजार झालं, वर्षाबी शेती साथ देत नव्हती, निसर्ग साथ देत नव्हता, तर निसर्गानं साथ दिली असती तर मग शेतीनं साथ दिली असती आपल्याला।
मजा करते काय काय नाही ती का बोलते कुछ किसान को कोई मार रहा है, किसी ने सुसाइड किया, किसको तकलीफ हो रही है, इंडिविजुअल फ्लाइट्स तो मुझे अफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि मैं मानता हूं कि ये फाउंटेन हेड है। अगर देश को बदल देते हैं तो ये अपने आप बदल जाएगा। दीज आर ऑल डाउनस्ट्रीम एक्टिविटीज। फाउंटेन हेड क्या है? फाउंटेन हेड ये है कि देश की इकोनॉमी बढ़ाना, उसकी गवर्नेंस सिस्टम ठीक करना। जब मैंने देखा कि सबसे ज्यादा सुसाइड मराठवाड़ा में हो रहा है, उसकी वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट बीड है, और उसके अंदर परली तालुका जो है 106 गांव का, इंडिया का वाटर के एवरेज इरिगेटेड एरिया इज 40%, परली का 1.72% है। और ये एरिया ऐसा था कि यहाँ पे 3,500 रुपया मंथली इनकम थी टिपिकली, और डिप्रेशन में थे, पूरी जनता डिप्रेशन में। यहाँ कोई ऐसा एनजीओ भी नहीं आए थे। यंगस्टर्स को पूछते थे किसने दूध नहीं चखा था। तो इतनी पॉवर्टी थी, इतना डिप्रिवेशन था, कोई हेल्प नहीं था। सरकार तो समझ लीजिए क्रॉस ही मार दीजिए कि सरकार कुछ करती है। और 8 साल में 6 ड्रॉट हो चुके थे। मैंने कहा अगर इस एरिया को मैं बदल सका तो मैं देश बदल सकता हूँ। हम जब पहली बार आए और बात करना शुरू किया तो उनकी भी मुंडी ऐसी हिलती थी, पर उसका माइंड में यही कैलकुलेशन था कि भाई ये नोट के लिए आ रहे हैं या वोट के लिए आ रहे हैं। और मैंने ये तय किया था कि जिस गांव में जाऊंगा ना, अगर किसने बोला बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी, तो मैं उठ के उस गांव से निकल जाऊंगा। तो मैंने वैसे 4 गांव में किया। खूप दिवस झाले मी विलेगावला आलो आता। तुमच्या आमच्यामध्ये काय थोडा मतभेद झाला होता, पण ते मिटलेलं आहे आणि ते आता विसरून जायचं। ते आला पुढे काय आमचं बोलतात नई गोडी नया दाव। आता ते पूर्वीचं काय झालं त्याला विसरून आता आपण कामावर लावू। तो हम इस तरह से इनके साथ काम करने लगे और मुंह बंद करके कान खुला रखने बैठते थे, तो शाम को बहुत कुछ समझते थे कि ये क्या रियलिटी है, क्या इश्यूज है। लेकिन हमने ये तो क्लियरली कर दिया था कि भैया उठाना वजन आपको है, हम तो आके एक कंधा दे सकते हैं थोड़ी देर के लिए। जैसे अपने शरीर के अंदर 70% पानी की मात्रा होती है, वैसे यहाँ के प्रॉब्लम भी 70% पानी के कारण है। एक बार का मुझे याद है, बारिश की सीजन थी, पानी खूब बह रहा था, तो मैं नदी के अंदर हाथ पकड़ के गया तो यहाँ तक पानी था। दोपहर तक गया तो यहाँ तक पानी था, और शाम को गया तो नीचे तक खाली मेरा। तो उससे समझ में ये आया कि पानी तो आता है लेकिन वो रुकता नहीं है, उसको चले जाता है सीधा नदी में। हमारा काम यह है कि दौड़ती हुई नदी को चलना सिखाना है, चलती हुई नदी को रुकना सिखाना है, और रुकी हुई नदी को जमीन के अंदर परकोलेट सिखाना। अप्रैल 15 से लेके मई के एंड तक का हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमने किया। लोगों को तैयार कर दिया, गमेला, पावड़ा सब लेके। सुबह 5 साढ़े 5 बजे हमने सब घर के ऊपर बाहर ताला मार देते थे और सबको बाहर निकालते थे। बोलो चलो अब घर में कोई नहीं जाएगा। और 45-48 डिग्रीज का टेम्परेचर। सुबह 9 बजे तक काम करते थे वो 3 घंटा, और शाम को 6 बजे से रात को 1-1.5 बजे तक काम करते थे। यानी it became like a festival of changing their lives. तो ये जो माहौल बना ना, उसके चलते हमने 70 किलोमीटर नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज बनाई, 162 तालाब बनाए, ये बड़े वाले 5 डैम बनाए ऐसे। छोटे वाले जो डैम है वो 62 बनाए। और अभी आप देखोगे जो 400, 500, 600 फुट के ऊपर वाटर टेबल था, वो अब 40-50 फुट पे आ गया है। 3-4 साल पहले जब हम आए थे ना, तो पूरा सूखा था। अब पूरा देखो सब जगह नजर पड़े वहां तक ग्रीनरी 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 है। और ग्रीनरी का क्या साइकिल है, जितना ग्रीनरी उतना मानसून अट्रैक्ट करता है।
और जितना मानसून आएगा उतना ग्रीनरी आएगा. So in a way it is self-prophecy. वीस तरुण जावा आणि त्याच्यात सगळं फेकून टाका. कसं आहे त्याची हिंमत लागणार. माझी बहिणीला एवढा त्रास देतात, माझी आईला एवढा त्रास देतात. तुम्ही काय करता सगळे? मी तिथून येऊ का मुंबईनी? तुम्हाला जवाब हवे. सहकार्य नाही तुम्ही करणार, मी नाही करणार. आम्ही बंद करणार. करू द्या, काय करायचे ते. खरं तर होईन, खरं तर होईन ना. दारू तर बंद होईन ना. काय व्हायचे ते होऊ द्या. आपलं काय राहिले आता. मला आज मारू द्या, अजून पिऊ द्या, पण दारू बंद करा. बस मला हे पाहिजे. दारूमुळे घर आका बर्बाद होईल. इस देश के अंदर जो बड़े बदलाव हुए हैं ना, ये आंदोलन, चळवळ, मूवमेंट से हुए हैं. उसके अंदर दो एकदम इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं. एक तो वुमन होती है और एक म्यूजिक होता है. दारूबंदी झालीच पाहिजे. ऊपरच्या नीचे तक दारूबंदी झालीच पाहिजे. ऊपरच्या नीचे तक दारूबंदी झालीच पाहिजे. ऊपरच्या नीचे तक दारूबंदी. तो एक माहौल बन गया. पुलिस को बोल के हमने गांव टू गांव रेड मारना शुरू कर दिया. तो जो पहले दारू पीता था उसको शर्म आने लगी, और फिर लेडीज ने क्या किया, दारू की दुकान के बाहर मंजीरा लेकर रामधुन शुरू कर दिया. ऐसे करते करते 15-20 दिन के अंदर हमने सब जगह दारू बंद कर दिया. ये मूवमेंट मुझे लगता है इज द विक्ट्री ऑफ वॉट एवर वी आर डूइंग. हाँ वही हवे. मला इंग्लिशची वही हवे. वही हो, अक्षर पण बघायचे आहे. मला वाचून पण दाखव. तुला इंग्लिश बोलायला येतो का? हा, काय बोलतात बोल. माय फुल नेम इज विद्यालय मोहा. एजुकेशन की क्वालिटी यहाँ पे बहुत पुअर है. मैं बुलाता था बच्चों को और बोलता था बताओ, तो इंग्लिश में बहुत सुंदर तरीके से 8वीं 9वीं का लिखा था. मतलब पढ़ के सुनाओ तो किसको पढ़ने नहीं आता था, किसको बोलने नहीं आता था, उनको किसको कलेक्टर बनना है, किसको पायलट बनना है. तो एक फ्रस्ट्रेशन लेवल आ जाएगा बच्चों का, क्योंकि उनकी एम्बिशंस हाई है और उसका नॉलेज और उनका ट्रेनिंग बहुत लो है. तो इसके ऊपर हमने काफ़ी फोकस किया. ई लर्निंग हॉल की वजह से हमारे स्कूल में पहले क्या होता था, बच्चे कभी स्कूल आते थे कभी नहीं आते थे, उनका पढ़ाई में उतना ध्यान नहीं होता था. मगर ये चेंजेस आने के वजह से उनकी भी दिलचस्पी एजुकेशन की ओर बढ़ती जा रही. जे असंच आपण सुरुवातीच्या काळामध्ये पुस्तकामध्ये वाघाचं चित्र बघायचो, सिंहाचं चित्र बघायचो, हत्तीचं चित्र बघायचो, परंतु विद्यार्थ्यांना त्या चित्रामध्ये तेवढं स्पष्ट संकल्पना होत नव्हती. परंतु ज्यावेळेस आपण टी व्हीवरती ई लर्निंग घेत राहिलो, विद्यार्थ्यांना समजलं की वाघ कशा पद्धतीचा असतो, सिंह कशा पद्धतीचा असतो, हत्ती कशा पद्धतीचा असतो. अरे सगळ्यांनी टाळ्या वाजवा. मी असा हात असा करून प्रॉमिस घ्या की मी हुंडा घेणार नाही. चला असा हात करा. मी बोलतो त्याच्या पाठी बोला. असा हात करा बेटा. तुझा हात काय झालाय? हा चला असा. मी हुंडा घेणार नाही. बसून जावा. चला. तो इस तरह से सब काम कर रहे थे, लेकिन ये लगा कि ये सब काम तो बहुत एनजीओज करते हैं. मैं ये बिलीव करता हूँ कि एजुकेशन और हेल्थ केयर ओवररेटेड है. आप अगर मल्टीप्लाई कर दो इनकम को, तो किसान के अंदर कैपेसिटी है, वो हेल्थ केयर भी देख लेगा फैमिली की, और एजुकेशन भी देख लेगा. एक सिंगल पॉइंट पे काम करना है तो इनकम. अगर किसान परेशान होता तो खाली किसान को मालूम पड़ता. पहले खाली कॉटन लगाते थे हम. तो 13 एकड़ खेती में एक साल हमने कॉटन लगाया,
खर्च सब हो गया और कॉटन का खाली 1 रुपया भी आया नहीं हमको। मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं था। क्या लास्टिंग सॉल्यूशन है? क्या बड़ा सॉल्यूशन है? उसको 50,000 देना ये सॉल्यूशन है कि यहाँ पे किसानों की इनकम बढ़ाना सॉल्यूशन है? क्योंकि एक ने सुसाइड किया तो 50 रेडी है ना, उसकी भी हालत वही है। इसने हिम्मत की, बाकी के कर नहीं रहे। यहाँ पे ना टिपिकली कॉटन और सोया होता था, तो हमने सोचा हम किसान के खेत में अगर चेंज कर देते हैं क्रॉपिंग पैटर्न, तो अगर जो आदमी 10,000 रुपया कमा रहा है, 15,000 रुपया कमा रहा है, उसको 2 लाख रुपया पर एकड़ की इनकम अगर हम कर सकें तो इनकी लाइफ एकदम बदल जाएगी। और दैट इज द थॉट विच वाज देयर कि मल्टीप्लाई कैसे करें इनकम देश बदलने के लिए। अब फ्रूट का ट्री लगाना ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई हमने डिस्कवर नहीं किया कि फ्रूट के ट्री लगाओ और जैसे कोई वर्ल्ड चेंजिंग कोई डिसीजन लिया। लेकिन मुझे फ्रूट प्लांटेशन के अंदर 3 गैप्स दिखे। पहला गैप ये था कि जो फ्रूट का प्लांट होता था ना, उसकी क्वालिटी ठीक नहीं होती थी। तो हम इंडिया में घूम के बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्लांटिंग मटेरियल उनको सैपलिंग्स वगैरह ला के दिए। अब जैसे सरकारी नींबू का 60 रुपया है, ठीक है, हम लोग जाते थे नर्सरीज के अंदर और वहाँ पे लाखों पेड़ का ऑर्डर देते थे, नेगोशिएट करके 30 रुपये पे लेके आते थे। उसमें से हमारा ट्रस्ट उनको सब्सिडी देता था 10 रुपया 12 रुपया, और 20 रुपया हम किसान से लेते थे। तो 60 रुपये का पेड़ उनको 20 रुपये में, वो भी हाई क्वालिटी का मिले। सेकंड गैप हमें ये दिखा कि जो पारंपरिक जो मेथड से फार्मिंग करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग सालों सालों से चल रहे हैं, बाप दादा वो, और रेजिस्टेंस भी इतना होता है ना चेंज करने को। तो मुझे तो लगा कि इसको मैरी करना चाहिए, क्योंकि पारंपरिक तरीके में भी बहुत अच्छा ही है, बहुत कुछ सीखने समझने जैसा है, लेकिन हमने उसके अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके आए, ट्रेनिंग्स रख दी है। हर 10 दिन में हमारे यहाँ ट्रेनिंग होती है। पण शेतकऱ्यांना त्याच्या रोज समजा आम्ही काही सोबत राहणार ना, त्यासाठी आपण शेतकऱ्याला एक संस्थेचं आपल्या ग्लोबल परीचं ॲप आहे, ते ॲप त्याच्या मोबाईलमध्ये आपण डाउनलोड करून देतो। प्ले स्टोरमधून ग्लोबल परी टाकलं, ट्रेनिंग ॲप टाकलं की ते डाउनलोड, हां हे अशा प्रकारचं ॲप आहे ते तुम्हाला। तर हे और हर प्लांटेशन के साथ में हम लोग एक पुस्तिका देते हैं जिसके अंदर इकोनॉमिक्स भी होता है, और तीसरे महीने में क्या करना, 5वें महीने में क्या करना, ये पूरा। तो कभी भी रेफर भी कर सकता है, वीडियो भी देख सकता है, ऐप भी देख सकता है, हमारी वेबसाइट पे भी जा सकता है। तो ट्रेनिंग के ऊपर हमने बहुत जोर दिया। तीसरा वाला जो गैप था ना, वो सबसे क्रूशियल था। 2019 में हमने 1.46 लाख पपाया के पेड़ लगाए, और एक जगह पे एक क्लस्टर में प्रोडक्शन होने के कारण दिल्ली से, गुड़गांव से, मैसूर से, कलकत्ता से सारे व्यापारी आ गए और यहाँ होटल के अंदर रूम बुक कर दिया और फार्म गेट के ऊपर से बहुत अच्छा रेट देके लेके गए। तो सडनली हमको समझ में आ गया कि जब स्केल के ऊपर काम करते हैं ना, तो आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं, मार्केट आपके पास आता है। और ये लर्निंग जैसे हुआ तो नेक्स्ट ईयर हमने करीब 6 लाख पपाया लगाए। इस साल हमने 16 लाख लगा चुके हैं और 10 लाख लगाने वाले हैं। संदीप गित्ते के वहाँ गए थे पपाया में, तो कल वो बता रहा था कि इस साल वो 25 लाख रुपया कमाया 5 एकड़ में। मयंक गांधी मुझे बोले, तुम इतने अच्छे लगते हैं और ये बुरे विचार क्यों सोचते? नहीं सर, बोला मेरे पास वक्त वही था, रास्ता नहीं था। और उन्होंने बहुत मदद किया। ये सीताफल है, ये सीताफल का रोप मयंक सर ने दिया मुझे। ये 50 रुपये मिलता था, उन्होंने 20 रुपये में दिया। और हम हमेशा बोलते, महाराज 1 महीने में 15 दिन में फ़ोन लगाते, क्या परेशानी है क्या, आप कुछ परेशानी है क्या, बोलते जाओ। मैं बोला परेशानीच नाही। आधी तर असं वाटतच नव्हतं की करावं, आता फळं बघितल्यानंतर तो आनंद वेगळाच आहे। एक तो पैसे येतात आणि दुसरं म्हणजे काम करण्यात जो आनंद आहे तो आनंद वेगळाच आहे। तो 12-15 हज़ार में से सीधा ये 2, 2.5, 3 लाख रुपए होने लगा। पहले साल में जब इस तरह से तो सबने बाइक खरीद लिया, छोड़ा छाती तान के चलने लगे, तो एक अलग आता है ना, एक नशा आता है ना कि हम लोग क्या कर सकते हैं। 1 लाख से लेकर 4 लाख तक की इनकम किसानों की हो गई है। अब ये वर्स्ट एरिया में अगर हो सकती है तो बाकी के देश में क्यों नहीं हो सकती? एक फॉर्मूला मिल गया ना, अब फॉर्मूला मिल गया, देश बदल सकता हूँ, ये कन्विंस हो गया हूँ। एक
प्रूफ ऑफ कंसेप्ट हो गया है। अब लगता है जल्दी से जल्दी लोगों, जितना ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकूं, जितने लोगों, और वहाँ पे मैं रेस्टलेस हो जाता हूँ। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट मिलता है तो उसको मैं बोलता हूँ भैया मुझे स्केल अप सिखाओ, मुझे रेप्लिकेशन सिखाओ। इंडिया अभी जो है वो 4.21% जो है उसकी ज़मीन, एरेबल लैंड, उसके ऊपर फ्रूट प्लांटेशन होता है। चाइना 13.95% है। आप सोचिए कि अगर सरकार इसको हाथ में ले ले और इसको 11% तक अगर लेके जाए, एंड इट इज़ वेरी इजी एंड वेरी मच पॉसिबल, तो 3.23 लाख करोड़ रुपीस का रेवेन्यू बढ़ सकता है इस देश का, विच इज 2.2% ऑफ इंडियाज जीडीपी और 13.9% ऑफ इंडियाज एग्री जीडीपी। द इम्पैक्ट ऑफ दिस इज मैसिव। सो व्हाइल वी आर वर्किंग एट अ वर्म्स आई व्यू, जमीन के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर बर्ड्स आई व्यू से अगर इसको देखेंगे तो ये पूरा देश को बदलने की कैपेसिटी रख सकता है। हमने करीब 1 करोड़ पेड़ लगाने के बाद ये रियलाइज किया है कि सब्सिडी, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ट्रेनिंग, ये सब कुछ, स्टाफ, सैलरी, ये सब मिला के करीब 25 रुपया पर पेड़ पड़ता है। और आप सोचिए कि 1 एकड़ में अगर 500 पेड़ लगते हैं तो 12,500 रुपये में आप 1 एकड़ को फंड कर सकते हो। और 1 एकड़ में 12,500 रुपये से आप करोगे और 2 लाख रुपया अगर वो किसान कमाएगा, नॉट जस्ट 1 ईयर, ईयर ऑन ईयर परमानेंट, उसको पॉवर्टी ट्रैप से आप उसको बाहर निकाल दोगे। एक किसान को नहीं, उसके पूरे फैमिली को, पूरा इकोसिस्टम को। तो हम समझते हैं कि ये नेशन बिल्डिंग काम है। जैसे कोई कॉर्पोरेट अगर 1 करोड़ रुपया देता है तो 4 लाख पेड़ लग सकते हैं। अभी इस साल का हमने देखा तो और 90% सर्वाइवल है, लेस देन 10% मोर्टालिटी है। और किसान इसका ऐसा ध्यान रखता है, अपने बच्चे को वो साइड पे करके इसमें पहले पानी डालता है, क्योंकि ये पैसा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो क्लाइमेट क्राइसिस है उसको फाइट करने का अगर इजीएस्ट, चीपेस्ट एंड फास्टेस्ट मेथड है तो वह है मास प्लांटेशन ऑफ ट्रीज। अगर इस तरह से इतने कॉस्ट के अंदर इतना बड़ा इम्पैक्ट अगर हो सकता है, कैन देयर बी अ बेटर थिंग दैट यू कैन प्रमोट और सपोर्ट देन दिस? और पूरा मैनेज हम करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे, हमारे पास टेक्नोलॉजी के थ्रू एक सिस्टम है, जीपीएस के द्वारा मालूम पड़ेगा कौन सा पेड़ कहाँ लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, और किसानों का नंबर दे देंगे जिसको आप फोन करके बात कर सकते हो। तो एक तरीके से रूरल अर्बन डिवाइड जो है ना, इसको भी हम भारत और इंडिया को एक जैसे लाइफ के अंदर वो मैराथन रेस दौड़ते हैं ना, तो लास्ट के 300 मीटर तुम फास्ट दौड़ने लगते हो। तो मेरी लाइफ के 300 मीटर शुरू हो गए, अब और फास्ट काम करना है और ज़्यादा काम करना है। ग्लोबल पर्ली का ये जो मॉडल है, ये ऑलरेडी 15,000 गांव तक फैल चुका है, जिसमें 9 डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के और 6 डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के हैं। हमारा ये कार्यक्रम है कि अगले कुछ सालों में ये देश भर में फैल जाए।